नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव होने जा रहे हैं। 8 फरवरी यानी कि कल आम चुनाव है। और पाकिस्तान में जो मुख्य तौर पर राजनीतिक दल मैदान में है और जिनके जो खैर ख्वाह हैं या जिनके पार्टी के अध्यक्ष हैं वो जो मैदान में हैं, उनमें बिलावल भुट्टो की पार्टी, नवाज शरीफ की पार्टी, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी चुनाव के मैदान में है। और इसके अलावा कुछ धार्मिक पार्टियां भी, रीजनल पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां, वो भी मैदान में चुनाव में हैं और मुकाबले में हैं। तो नवाज शरीफ, आपको बताइए कि लंबे समय तक भ्रष्टाचार और दूसरे मामले के आरोपों के बाद लंदन रहकर निर्वासित उन्होंने कई साल गुजारे, वहाँ से वापस आए। इसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री के जो दावेदार हैं इमरान खान, वो 3 मुकदमों के आरोप में जेल की सज़ा भुगत रहे हैं। 3 अलग अलग मामलों में उनको सज़ा हो चुकी है, सेना के खिलाफ विद्रोह करने में और सरकारी संपत्ति का निजी उपयोग करने में, और इसके अलावा गैर कानूनी तरीके से शादी करने के मामले में। ये 3 मुख्य बड़े आरोप हैं जिसके अंदर वो जेल में बंद हैं। और तीनों में उनको किसी में 10 साल की सज़ा, किसी में 8 साल की और किसी में 15 साल की इस तरह सज़ा सुनाई जा चुकी है। तीसरे जो प्रधानमंत्री के दावेदार माने जा रहे हैं जिनकी पार्टी है, वो है बिलावल भुट्टो। ये बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं। आपको पता ही होगा कि बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही हैं और उनकी एक आतंकवादी के धमाके में एक सुसाइड बम्बर ने उनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद से उनके पति और बिलावल भुट्टो ये मिलकर पार्टी को चला रहे हैं। तो बिलावल, दरअसल इसका उद्देश्य ये बताना नहीं है कि पाकिस्तान में चुनाव है और कौन कौन वहाँ चुनाव लड़ रहा है। इससे भारत के लोगों को और हम सब आपको बहुत ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं। बहुत ज़्यादा हम पाकिस्तान की तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि जो बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने कहा है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे युद्ध करके भी कश्मीर लेंगे, भारत वाला। यानी कि वे भारत के हिस्से का कश्मीर, उसके लिए यदि वो सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो बेशक उनके लिए, उसके लिए उनको युद्ध करना पड़े भारत से, तब भी वो भारत लेंगे दोस्तों, मतलब कश्मीर लेंगे। दोस्तों, आप पता है कि ये मूर्खों का देश है। दरअसल मैं अब स्पष्ट तौर पे कहूँ कि ये मूर्खों का देश है जिनकी बुद्धि उनके घुटनों में है। आप समझते हैं ना इस मुहावरे का मतलब, जिनकी बुद्धि उनके घुटनों में चली गई है। ये वो देश बन चुका है। पिछले 70 साल से पाकिस्तान एक ही रट लगा रहा है, 3 युद्ध लड़के बर्बाद हो चुका है, पूरी तरह से कंगाली के दौर में जा चुका है। कश्मीर को लेके पाकिस्तान ने 3 बार युद्ध लड़े और तीनों बार भारत के सामने नाक रगड़ी। आप देखिए कि ये पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। उसके बावजूद भी वे चुनाव में केवल लोगों की सहानुभूति पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए कश्मीर का, भारत के कश्मीर का चूर्ण बांट रहे हैं वहां पर मतदाताओं को, बजाय उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या हो चुकी है। बद से बदतर हालत पाकिस्तान की हो चुकी है। पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल के भाव 250 रुपये 200 रुपये लीटर हैं। आलू मिर्च के भाव जो है वहाँ पर 150 रुपये किलो हैं। टमाटर के भाव वहाँ 200 रुपये किलो हैं। प्याज के भाव भी वहाँ 200-250 रुपये किलो हैं। आवाम को वहाँ पानी, बिजली नहीं मिल रही है। बिजली के बिलों में इतनी भारी वहाँ बढ़ोतरी कर दी गई है कि कम से कम 2 दर्जन लोग वहाँ आत्महत्या कर चुके हैं पाकिस्तान में। जी, आप पाकिस्तान की हालत देखिए कि पिछले 2 साल में आतंकवादी के बम धमाकों में वहाँ पर 2000 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान ने वहाँ ये कहकर मिसाइल दाग दी कि आपने यहाँ पर आतंकवादी अड्डे चला रखे हैं। यही हाल अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान बार बार ये कहता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आरोप लगाता है कि वो वहां पर आतंकवादी कार्रवाई कर रहा है। ये आप पाकिस्तान की सूरत हाल है, ये तस्वीर पाकिस्तान की है। मैं इस पर ज़्यादा रोशनी नहीं डालता। बेहतर ये कि आपको एक ऐसे शख्स के जरिए इस पाकिस्तान की हालत, कश्मीर की हालत और भारत के कश्मीर की हालत पर एक ऐसे शख्स का बयान दिखाता हूँ। अच्छा खासा उन्होंने इस पर बयान दिया है, सवाल जवाब किए हैं इस मुद्दे को लेकर। वो कश्मीरी हैं, भारत के कश्मीरी हैं। उस भारत के कश्मीरी ने पाकिस्तान जो 5 फरवरी को
कश्मीर के साथ सॉलिडिटी डे सद्भावना दिवस मनाता है, उसके जवाब में उन्होंने ये बात कही है। ये उनका जो जवाब है वो पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है दोस्तों। वो पाकिस्तान जो 24 घंटे कश्मीर की रट लगाया रहता है, उस पाकिस्तान को अभी इस बात का होश नहीं है कि भारत का कश्मीर कहाँ से कहाँ निकल चुका है। अब केवल कश्मीर केवल हरी वादियों, खूबसूरत प्राकृतिक धरोहर छटा के लिए कश्मीर नहीं है। अब वो और एक उसमें स्वर्ग का आप ये समझ लें, एक उसमें और मार्ग खुल गया है। वहाँ जो विकास हो रहा है, वहाँ जो तरक्की हो रही है, वहाँ की आवाम जो खुशहाली जो लगातार बढ़ रही है, वो एक नया एक स्वर्ग का नया एक दरवाज़ा भी वहाँ इस तरह से खुल चुका है। तो आप इसकी हकीकत जानिए और आप ये पूरा वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिए। अपने दोस्तों और परिजनों को इसको शेयर करना नहीं भूलें प्लीज़। और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार। होंगे जो पढ़ी लिखी की आदत आएगी। हाँ। जो अगले अपनी नस्ल अगर को तालीम देगी। हाँ। ठीक है कि नहीं। अब हमारे पास तालीम, अब इंडिया की बात बार बार कर रहे हैं कि तो इंडिया उधर कब्जे में है ना, इंडिया के कब्जे में है। इंडिया के कब्जे में जम्मू। अब इंडिया का एक एक बच्चा इंग्लिश बोलता है, बच्चा छोटा सा ही बच्चा इंग्लिश बोलता है। हमारे बच्चे जो बाशऊर हो गए उनको खरीद कश्मीर हम तभी आज़ाद करा पाएंगे ना जब हम खुद अच्छे होंगे। हमारे हुक्मरान जब हम खुद अच्छे होंगे। हमारे हुक्मरान आते हैं लेकिन हमें हमेशा लालच दे के, लोगों को लालच दे के अपना कर लेते हैं और कुछ भी नहीं करके जाते। हम हमेशा निकलते हैं 5 फरवरी को और सिर्फ कश्मीर की खातिर बोल के चले जाते हैं, लेकिन उसके लिए कभी कुछ किया नहीं है। अब ये आपके बाबा ने भी बात की थी कि जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो बड़े टैलेंटी हैं, मतलब बड़ा आगे निकल चुके हैं, बड़ा उन्हें इंग्लिश आती है, हर आईटी सिस्टम देख लें, डेवलपमेंट देख लें, हर लिहाज से वो बहुत आगे जा चुके हैं। इसकी क्या रीज़न है बेटा? उनके स्कूल में सिखाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि ऐसे पढ़ो ऐसे करो। जैसे अब अरफा करीम को देख लो, हमारी मुल्क की इतनी अच्छी बच्ची थी, उसने इतना कुछ किया। 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाई, लेकिन अंग्रेजों ने उसे 2 हफ्तों में बाहर बुलाया और उसको पता नहीं ऐसी कौन सी दवाई दी कि उसके सर में दर्द शुरू हुई। ठीक हो गया। क्या आपको लगता है कि उन्हें हम कहते हैं कि आज़ाद करवाएं, वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार है? पाकिस्तान में तो बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही। और मैं बात बता दूं, ये बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जो कश्मीरी लोग हैं वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। हालांकि स्वयं होता है ना, बिल्कुल तो ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कश्मीरी लोग हमेशा भाई निकले हुए थे। ठीक हो गया। 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए। ये रोज़ हर साल 5 फरवरी मनाते हैं, अमल दरामद नहीं हो पा रहा। हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर में महंगाई कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आटा जो है 10-15 रुपये किलो मिल जाता है, पेट्रोल 30-35-40 रुपये लीटर मिल जाता है। वहाँ पे जो है ना बड़ी जो है ना पाकिस्तान में ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ पे जो है ना खुशहाली है। आपको क्या लगता है कि हमें कश्मीर आज़ाद करवाना चाहिए और वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार है? यहाँ पे तो हमें रोटी नहीं मिल रही। नहीं जी, अगर वहाँ पर सही है, उसको सहूलतें मिल रहे और उसको खाने पीने सही मिल रहे। पाकिस्तान ये तो गुलाम मुल्क है। हाँ, ठीक है। ये तो गुलाम मुल्क है। इससे बेहतर है कि वो उधर ही अगर उसको सहूलतें सुकून है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मंजूर अहमद नाइक और कश्मीर से हैं, यानी भारत की साइड पे जो कश्मीर है वहां से हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए मंजूर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आज बात करेंगे मंजूर, एक तो माइनॉरिटीज की बात भी आपसे पूछना चाहेंगे कि जो हम एक देख रहे थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ एक बड़ी आज न्यूज़ चल रही है कि $14 बिलियन का बजट रखा गया है कश्मीर के लिए। और आप क्योंकि कश्मीर से हैं तो आपके ख्याल से वहाँ पे और मजीद क्या काम करने जा रहे हैं बीजेपी की गवर्नमेंट, जो उन्होंने इतना बड़ा बजट रखा है कश्मीर का? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक बार फिर मुझे अपने चैनल पे, अपने शो पे बुलाया। थैंक यू। बात ऐसे है कि 2019 के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल इतनी डेवलपमेंट, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हो, चाहे वो हेल्थ के फील्ड में हो, या आप एजुकेशन के सेक्टर में मान लें, या ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में मान लें, रोड्स के, हाईवेज के, एक्सप्रेसवेज के, ऐसा कोई एरिया नहीं है कि जहाँ पे
बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को ना मिली हो, यानी कि पिछले 70 साल में हमें इतनी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमने इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कभी नहीं देखी इस तरह की और इस तर्ज पे। रेलवेज में देख लें तो जितनी हमें 2019 के बाद देखने को मिली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की खास तौर पे अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में अगर हम हिंदुस्तान की ही, भारत की ही हिस्ट्री उठा के देखें तो किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए सबसे ज्यादा अगर बजट में फंड्स की एलोकेशन रखी गई है यूनियन टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके लिए सबसे ज्यादा फंड्स की एलोकेशन जो है वो बजट में रखी गई है। यानी कि पिछली बार भी लगभग 36,000 करोड़ के आसपास जो है, 36,000 करोड़ जो है पिछली बार भी बजट रखा गया था जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इस बार फिर बीजेपी ने खुद ही अपने रिकॉर्ड को तोड़ के इस बार लगभग 37,500 करोड़ रुपए जो है वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि 2019 के बाद जो है जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। जम्मू कश्मीर में एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर में एशिया के जिसे वो बोलते हैं लॉन्गेस्ट टनल भी आज जो है वो जम्मू कश्मीर में ही है, रोड टनल। तो अलग अलग एरियाज में टनल की कंस्ट्रक्शन हो रही है। जम्मू कश्मीर में अगर आज आप देखें तो यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में बहुत एक रेवोल्यूशनरी चेंज हमें देखने को मिले, जिसमें करीबन 7 नए मेडिकल कॉलेजेस और जम्मू में 2 एम्स जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स वो भी यहाँ पे ओपन किए गए हैं। 28 के करीब नए पैरामेडिकल कॉलेजेस जो है वो यहाँ पे खोले गए हैं। इसके अलावा अगर आप पुल की बात करें, रेलवेज की बात करें, मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेलवे प्रोजेक्ट जैसा प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है आप इख्तिताम पजीर होने वाला है। लगभग 40,000 करोड़ जो सिर्फ उसी रेलवे के प्रोजेक्ट पे जो है वो खर्च किया है भारतीय सरकार ने। तो इसी चीज को, इसी डेवलपमेंट के एजेंडा को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सरकार ने जो है एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के लिए इतना बेहतरीन और एक बहुत ही बड़ा बजट जो है वो एलोकेट किया है। बिल्कुल, लेकिन इससे ये क्या साबित करना चाह रही है इंडियन साइड से पाकिस्तान को कि जी हम इतना डेवलपमेंट कर देंगे कि फिर हमारी साइड पे जो कश्मीर है वहां से तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि तरह तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे कि पाकिस्तान को ये जताया जाए कि जी कश्मीर में हमने बहुत काम किया है और पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, तो अब अगली बार जंग वंग के बगैर ही, किसी मार काट के बगैर ही जो है वो इंडिया कश्मीर के ऊपर अपना जो कहना चाहिए अपना राइट जो है वो बता सकेगा, या ये कह सकेगा कि जी कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, या यहाँ के लोग वहां जाने की कोशिश करें। ऐसा कुछ आपको लगता है होने जा रहा है? देखिए आरजू जी, बात ऐसे है कि डेवलपमेंट सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं हो रही है, डेवलपमेंट जो है पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। फर्क सिर्फ इतना था, आज कश्मीर इसलिए कश्मीर की डेवलपमेंट जो है पूरी दुनिया के सामने नजर आ रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले आर्टिकल 370 और 35 था, जो सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ था जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के बीच में। और मोदी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह मालूम था कि जब तक आर्टिकल 370 और 35 को नहीं हटाया जाएगा तब तक कंप्लीट इंटीग्रेशन जो है हमारे जम्मू कश्मीर की वो भारत के साथ नहीं हो सकती है, और उसकी तामीर और तरक्की और उसके बाशिंदों की तामीर और तरक्की जो है उस पर काम नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इतना बोल्ड डिसीजन लेने के बाद आज अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो है डेवलपमेंट के फील्ड में हमें देखने को नजर आ रही है। अब जहां तक सवाल है कि क्या ये पाकिस्तान को दिखाने के लिए हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में जितने भी तमाम की तमाम स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज में इसी तर्ज पे, एक रेवोल्यूशनरी तर्ज पे जो है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है वो उन पे काम चल रहा है। चाहे वो सड़कें हो, इवन के सड़कें और बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो छोड़ दीजिए, यानी कि इमेंसिपेशन ऑफ पुअर, इमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन, उन पे बहुत ही ज्यादा काम चल रहा है। आज आप देख रही हैं कि हिंदुस्तान के तमाम कोनों में जितनी भी हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, वुमेन की एम्पावरमेंट जो है वो भी एक बहुत ही बड़े तर्ज पे जो है यहाँ पे हो रही है। उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जा रही है। यहाँ पे हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को उज्ज्वला योजना, एक आरजू जी यहाँ पे बड़ी एक फेमस स्कीम है जिसके तहत उनको फ्री में एलपीजी गैस कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। मोदी सरकार के तरफ से यहाँ की आम आवाम को, गरीब परिवारों को जो है घर दिए जा रहे हैं, मुफ्त के घर दिए जा रहे हैं, और उस घर की ओनरशिप जो है वो उस महिला को दी जा रही है, यानी कि मर्द को नहीं, हेड ऑफ द फैमिली जो है फीमेल को बनाया जा रहा है। तो आप समझ रही हैं कि हर एक
एरिया को टच किया जा रहा है, और सिर्फ ये पाकिस्तान को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आज मैं कहूंगा कि सिर्फ ये आवाज जो है कि मोदी सरकार जो है एक बहुत बड़ा एक तूफानी तर्ज पे जो है हिंदुस्तान में काम कर रही है, जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, सिर्फ पीओजेके से आवाज नहीं आ रही है, ये पूरे पाकिस्तान से आवाज आ रही है। और हम चाहे वो लाहौर की हम वीडियोस उठा के देख लें, इस्लामाबाद की वीडियोस उठा के देख ले, कराची की वीडियोस उठा के देख ले, तो वहां के लोग जो कह रहे हैं कि काश हमारा प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी होता, तो आज हम भी चांद के उस कोने तक पहुंच गए होते कि जहां आज तक पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी जो सुपर पावर खुद को कहती हैं, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, कोई भी बड़ी कंट्री हो, वहां तक वो नहीं पहुंच पाई जहां तक आज भारत पहुंच गया है। तो अब बात जो है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में जो हमारा जम्मू कश्मीर है, सिर्फ वहां के लोगों से आवाज सामने नहीं आ रही है, वहां के लोग जो आप रिवोल्ट करने वाले नहीं है, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है आने वाले वक्त में पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इसके खिलाफ जो है, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाज करेंगे कि भाई जो हमें हिंदुस्तान के साथ जुड़ना है। तो आने वाले वक्त में जो है सोच लीजिए मंजूर साहब, हम बड़े टेढ़े लोग हैं, हम अगर जुड़ गए तो फिर आप लोग ही पछताएंगे जिस किस्म के लोग यहाँ रहते हैं। बात ऐसे है आरजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए हमें ज्यादा जो है हमारा फोकस सिर्फ हमारे वाले हिस्से पे ही है। हम उससे ज्यादा खुश हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में है, हमें सिर्फ वही चाहिए पहले, तो हम उतने से ही राजी हैं, और उन्हीं को इंशाल्लाह ताला उस हिस्से को बहुत ही जल्द जो है अपने साथ जोड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ को अगर आप जोड़ने चले, और जो आपके यहाँ अखंड भारत का कहा जाता है, तो यहाँ पे जिस तरह के लोग रहते हैं, मेरा ख्याल है कि वो आप लोगों को ज्यादा सूट नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अब माइनॉरिटीज पे भी हम बात करेंगे, तो क्या आप कहेंगे इंडियन माइनॉरिटीज के बारे में? देखिए आरजू जी, बात ऐसे है कि तमाम मजहबों के लिए रिस्पेक्ट और सेकुलरिज्म, ये मैं कहूंगा कि हर एक हिंदुस्तानी के खून में भी है और हर एक हिंदुस्तानी के डीएनए में भी है। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि सारी दुनिया में अगर माइनॉरिटीज के लिए कोई जन्नत जैसी जगह है रहने के लिए, अपनी जिंदगी खुशगवार माहौल में जो है गुजारने के लिए, अगर कोई मुल्क है, कोई जगह है, तो वो भारत देश है। अब मैं आपको अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमारे जो भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना माइनॉरिटीज के साथ, उस पर थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब अरब्स की कॉन्क्वेस्ट हुई, अरब ने इन्वेड किया पर्शिया को, या आप मान लीजिए 7th सेंचुरी में अरब ने कॉन्कर किया इसको पर्शिया को, तो वहां पे उस वक्त जो है ज़ोरास्ट्रियन लोग रहते थे, पारसी लोग वहां पे रहते थे। तो जब उनको वहां पे इन्वेड किया गया, तो विद इन 2-3 डिकेड्स तमाम जो पर्शियन लोग थे, ज़ोरास्ट्रियन लोग थे, उनको जो है अरब के रिलीजन में अपने आप को जो है कन्वर्ट करना पड़ा, फोर्सफुली भी उनको कन्वर्ट करना किया गया। लेकिन उस वक्त कुछ पारसीज ने, कुछ ज़ोरास्ट्रियन लोगों ने डिसाइड कर लिया दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट एंड प्रोफेस आवर रिलीजन। तो उस ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो वहां से अब रात के अंधेरे में भाग जाएंगे और किसी मुल्क में शरण लेंगे। अब उस वक्त उनके पास ऑप्शन यूरोप का भी था, अफ्रीका का भी था, अमेरिका भी था, लेकिन वो इंडिया के ही कॉन्टिनेंट में क्यों आए और इंडिया में आए, खासतौर पर भारत में आए। और भारत में जब वो आए तो हिंदुस्तान ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया, और वेस्टर्न जो हमारा इंडिया है, गुजरात का हिस्सा है, वहां पे उन फारसी लोगों को जो है वहां पे जगह दी रहने के लिए, और उनको फ्रीली कहा गया कि आप अपने रिलीजन को, आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, प्रोफेस भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ इतना कहा गया कि चलो आप यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है आप उसको जरूर सीखें। अब वो आज की डेट में हिंदुस्तान में सबसे कम नंबर, सबसे माइनॉरिटी में वही पारसी लोग हैं, वही ज़ोरास्ट्रियन लोग हैं। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि सबसे ज्यादा प्रॉस्पिरस, सबसे ज्यादा रिच लोग उसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आज हिंदुस्तान में आते हैं। दूसरी बात देखिए आप आरजू जी, 2000 साल पहले जो है हिंदुस्तान में जूस आए और यहाँ पे आके रहने लगे, और आज तक मतलब आप पूरी दुनिया का ये हिस्ट्री उठा के देख लें, इंडिया इज द ओनली कंट्री के जो पूरी दुनिया में कभी भी एंटीसेमेटिक नहीं हुई, यानी कि आज तक कभी भी हमारे जो जूस भाई हैं उनके अगेंस्ट कभी भी हमारी सरकार, हमारे यहाँ के लोग कभी उनके खिलाफ नहीं हुए। तीसरी बात हम करते हैं, एग्जाम्पल मैं देता हूँ टिबेटन्स की। जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया तो उस वक्त भी जो है वो लोग हमारे भारत में उन लोगों ने शरण ली, अपने कल्चर को बचाने के लिए जो लोग, अपने रिलीजन को बचाने के लिए जो लोग थे, अपनी आइडियोलॉजी को, वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ पॉकेट्स में या हिमाचल प्रदेश के जैसे
धर्मशाल वगैरह है, वहां पे वो आए रहने के लिए। तो आज भी आप देखते हैं यहाँ पे फ्रीली अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोफेस करते हैं, प्रोपगेट करते हैं। अब बात करते हैं हम इंडियन मुस्लिम्स की। अब आप देखें एक ऐसा मुल्क चाइना, जो पाकिस्तान समझता है कि पाकिस्तान उसका बड़ा हमदर्द है, बड़ा दोस्त बना हुआ है, और चाइना पाकिस्तान का बड़ा हमदर्द, बड़ा दोस्त बना हुआ है। आप देखें कि चाइना में मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। चाइना का एक प्रोविंस है शिनजियांग, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए गए हैं, वहां पे मुसलमानों को, मुस्लिम लोगों को जो है कैद रखा जाता है। मुस्लिम्स आर फोर्स्ड टू ईट पोर्क देयर, और उनकी री एजुकेशन, फोर्सफुल री एजुकेट उनको किया जा रहा है फोर्सफुली। आप देखिए वहां के लोगों को जो है, मुस्लिम्स को अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपेगेट करने का कोई भी फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल जीरो है। अब बात करें आप इंडिया की। अब इंडिया में देखिए आप, इंडियन मुस्लिम्स जो है वो यहाँ की मेजॉरिटी, जो हिंदू भाई हैं हमारे, सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं, मेजॉरिटी के लोगों के पास इतने राइट्स नहीं है आरजू जी, जितने राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को यहाँ के मुस्लिम और बाकी माइनॉरिटीज जो है वो यहाँ पे एंजॉय कर रही है। हर तरह की फ्रीडम जो है यहाँ के माइनॉरिटीज के लोगों के पास है। आप फ्रीली बोल सकते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपको फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप अपने मजहब को प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, प्रोफेस भी कर सकते हैं, आप अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है हिंदुस्तानी मुसलमानों पे नहीं है। अब वहीं पे आप अगर कंपेयर करेंगी पाकिस्तान की माइनॉरिटीज, जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज है, तो उनका हाल तो आपके सामने, मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा बेहतर तो उनका हाल कोई जान नहीं सकता है कि वहां पे हमारी जो हिंदू बरादरी या क्रिश्चियन बरादरी के जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उनके ऊपर कितना जुल्म और तशद्दुद होता है।